नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पांडे आज आप लोगों को संज्ञा से के और उसके प्रकार को मैं उसके बारे में सामान्य परिचय कराऊंगा। आज संज्ञा एवं उसके प्रकार के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, संज्ञा कहा जाता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अंग्रेजी में सुनते हैं संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, लेकिन नहीं। आप जैसे जैसे उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, वो प्रवेश परीक्षा हो या वो सामान्य परीक्षा हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो या ज्ञान के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसको सिंपल भाषा में सीखते हैं कि संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, लेकिन नहीं। जब हम उस कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसको भली भांति एक एक बारीकी से उसके विज्ञान को जानना हमें जरूरी है। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी इत्यादि के नामों का बोध कराता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी इत्यादि के नामों का बोध कराता है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण उसका प्रयोग करने में क्या होता है, वाक्य में परिवर्तन होता है। जैसे कि विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसके लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तन होता है। जैसे राम पढ़ रहा है और सीता पढ़ रही है। राम पुल्लिंग है, वो जेंडर के पुल्लिंग है, और सीता जो है वो लिंग के स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए राम पुल्लिंग हुआ और सीता स्त्रीलिंग हुआ। तो राम खा रहा है तो सीता खा रही है, राम पढ़ रहा है तो सीता पढ़ रही। इसके कारण विकारी में परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम विकारी के बारे में पढ़ेंगे इसकी विशेष जानकारी आपको दूंगा। मैंने पहले बताया संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति के नाम में मैंने राम दिया। फिर मैंने लिखा वस्तु, तो वस्तु के मैंने उदाहरण स्वरूप किताब दिया। फिर मैंने स्थान लिखा, तो स्थान में मैंने दिल्ली दिया। फिर मैंने भाव लिखा, तो भाव में सुंदरता लिखा। और उसके बाद प्राणी के उदाहरण गाय। इस तरह से जब भी आप किसी चीज का परिभाषा दे, किसी भी परिभाषा, वो जेंडर हो, नाउन हो, प्रनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, यानी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, या कोई भी टॉपिक प्रकरण का परिभाषा देते हैं, तो उसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम जिसका भी परिभाषा दें, जिस तरह से परिभाषा को लिखे ठीक उसी प्रकार से उदाहरण देने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप बेहतर लिखना जानते हैं, बेहतर उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो मैंने इसीलिए बताया कि व्यक्ति में मैंने राम बताया, वस्तु में मैंने किताब बताया, और स्थान में मैंने दिल्ली बताया, और भाव में सुंदरता, और प्राणी के नाम में गाय बताया। इससे स्पष्ट होता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी के नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी या पिछले भी पढ़ा होगा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ऐसे आधुनिक हिंदी में बताया गया है संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने 5 प्रकार का बारे में आपको विस्तृत विवरण दे रहा हूँ। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रववाचक संज्ञा, और 5वां भाववाचक संज्ञा होता है। लिखने के क्रम में कभी कभी होता है कि द्रववाचक को बाद में लिख देते हैं, भाववाचक को पहले लिख देते हैं, लेकिन वैसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, शुरू में व्यक्ति, जातिवाचक और समूहवाचक होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम संज्ञा के जो पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक का एक ही नियम है, इसमें ज्यादा परिभाषा को समझने के लिए और याद करने की जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ यह लिखना है, यह पढ़ना है और यह समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ ही होता है जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही 3 प्रमुख बिंदु पर हमें ध्यान देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ 3 बिंदु पर ध्यान देना है। व्यक्ति किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी खास वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी खास स्थान का बोध कराता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने लिखवाया, व्यक्ति में श्याम हो गया, वस्तु में जैसे किताब हो गया। तो मान लिया किताब कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण वही हिंदी की किताब, गणित की किताब, साइंस की किताब कहेंगे तो किसका हो जाएगा उदाहरण? व्यक्तिवाचक का। या मान लिया हिंदी भाषा का उदाहरण देंगे तो हिंदी भाषा कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जबकि मैं बोलूंगा हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, रशियन भाषा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ ही होता है जिसमें संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसका एक ही ट्रिक है परिभाषा याद रखने के लिए और समझने के लिए, जिस शब्द से पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति के होने का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे कि मान लिया बोल देता हूँ यहाँ 10वीं के सभी लड़का पढ़ने में प्रतिभाशाली है, तो इससे क्या बोध होता है? पूरे कक्षा के लड़का का बोध हो रहा है, न कि किसी श्याम, राम, गीता, सीता, अनवर का प्रयोग हो रहा है, उसकी विशेषता का वर्णन हो रहा है। नदी,
तो नदी का पानी पवित्र होता है, नदी का पानी शुद्ध होता है। तो नदी कहने से सिर्फ पूरी नदी का बोध कराता हो, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो। और भाषा, भाषा कहने से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जबकि भाषा में अगर हम बोलेंगे मैं हिंदी भाषा का जानकार हूँ, कोई बोलेगा मैं अंग्रेजी भाषा का जानकार हूँ, कोई फारसी भाषा का जानकार होते हैं, तो व्यक्ति भाषा के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जातिवाचक का यही समझना है कि जातिवाचक में सिर्फ और सिर्फ किसी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो। जबकि व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, राम किसी के लिए खास हो सकता है, श्याम किसी के लिए खास हो सकता है, गंगा नदी किसी के खास नदी का नाम है, हिंदी विषय का भी नाम हो सकता है, भाषा का भी नाम हो सकती है। तो किसी खास भाषा है हिंदी, न कि विशिष्ट भाषा। उसी प्रकार जातिवाचक में भी है। लड़का कहने से संपूर्ण जाति, संपूर्ण लड़का जाति का बोध होता है, नदी कहने से संपूर्ण नदी जाति का बोध होता है, और भाषा कहने से संपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द में किसी समुदाय यानी किसी समुदाय का बोध हो या किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा कहने से इसके पूरे समूह, कक्षा के जितने समूह है, समुदाय है, सभी का बोध होता है। सेना, सेना की टुकड़ी, सेना की फौज में भी कहने से पूरे सेना समूह का बोध होता है। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपने पराक्रम से क्या किया, परास्त कर दिया। तो इससे यह प्रतीत होता है कि पूरे भारतीय सेना की गुणगान हो रहा है, उसके पराक्रम का, वीरता का गुणगान हो रहा है। उसके बाद अंगूर, अंगूर की गुच्छा, अंगूर में कई सारे गुच्छे में कई सारे फल अंगूर के लगे हुए होते हैं। लीची के गुच्छा, जितने भी गुच्छे आते हैं उस भी समूहवाचक का है कि पूरे समूह का वर्णन कर रहा है। यह सभी शब्द जो है समूहवाचक के अंतर्गत आता है। समूहवाचक को भली भांति समझने के लिए एक ट्रिक याद रखना है, जिसमें पूरे समूह का क्या होता है, पूरे समूह का भेद का वर्णन बताता है, पूरे समूह के बारे में बताता है, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। जैसे कक्षा कहने से जैसे कहा जा सकता है कि 10वीं कक्षा का सभी बच्चा पढ़ने में क्या है, एक्टिव है, यानी कि अपने सक्रिय है अपने कक्षा में अपने पढ़ाई के प्रति। सेना, सेना ने क्या किया कि अपने पराक्रम से किसी विदेशी धरती को, जैसे कि चीन को, पाकिस्तान को परास्त किया। इससे पूरे सेना की तारीफ हो रही है। टीम, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, तो इसमें पूरे टीम की तारीफ हो रही है। इसलिए पूरे टीम का सहयोग से भारतीय टीम ने आज यहाँ पर विजय प्राप्त किया है। इसलिए किसी समूह का है, टीम में किसी एक व्यक्ति वस्तु नहीं होता है, उसमें कई सारे खिलाड़ी मिलकर टीम के सदस्य होते हैं, तब जाके किसी भी मैच का संचालन किया जाता है। अंगूर के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे में कम से कम 2 से अधिक होंगे, 4, 5, 10 होंगे, उसकी संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। वो जितनी भी परिभाषा है सभी समुदायवाचक यानी समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी धातु या द्रव यानी नापने या तौलने का जिस वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि द्रववाचक का अर्थ ही होता है जिससे नापने और तौलने का बोध हो। आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि द्रववाचक का अर्थ ही होता है द्रव, यानी जिसमें द्रव हो, यानी नापने तौलने की वस्तु हो, यानी कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, चावल, घी, दूध, मक्खन, दही, इस प्रकार का कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे नापा भी जा सकता है, तौला भी जा सकता है, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है। क्योंकि हम दूध को गिन नहीं सकते हैं, घी को गिन नहीं सकते हैं, चावल को गिन नहीं सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी वस्तु हो जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है। उसे तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं। इसको अनगणनीय संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है द्रववाचक संज्ञा, जो कि प्राचीन प्रचलित संज्ञा के 5 भेद के उदाहरण है। आप अगर आधुनिक में पढ़ेंगे तो उसमें 3 भेद होते हैं, उसके अंतर्गत अंगणनीय संज्ञा, अनकंट्रोलेबल नाउन के अंतर्गत द्रववाचक संज्ञा आते हैं। इसमें आप जैसे कि पढ़ा है कि जिस शब्द से किसी धातु या द्रव के नापने या तौलने की वस्तु का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं या कहा जाता है। जैसे सोना को हम क्या कर सकते हैं, तौला जाता है, नाप नहीं सकते हैं। चांदी को तौल सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। चावल को तौला जाता है, दूध को नापा जाता है, घी को तौला भी जा सकता है और नापा भी जा सकता है आधुनिक युग में, और पानी को नापा जाता है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण है। अब आइएगा भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा के सबसे 5वां और अंतिम भेद का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा भाव से स्पष्ट होता है, जिसमें कि भाव का बोध होता है, जिसमें कि किसी शब्द से, जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके दशा के बारे में, उसके आकार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जबकि उसको छीन नहीं सकते हैं। उसको अपने पास, जिस तरह के कहा जाता है कि सुंदरता, सुंदरता को किसी को देख के हमारे अंदर में अब फीलिंग होता है या महसूस होता है, भाव उत्पन्न होता है कि वह सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता को हम छीन नहीं सकते हैं। किसी की जवानी को देख के हम महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जवान है, युवा है या युवती है, उसको जवानी को हम देख सकते हैं, बल्कि उसको हम क्या कर सकते हैं, छीन नहीं कर सकते। वह फीलिंग महसूस सिर्फ किया जाता है। उसी तरह बुढ़ापा भी है, लंबाई,
किसी को लंबाई को देख कर हम महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति लंबा है, वो पुरुष हो या महिला हो। सुंदर, किसी की सुंदरता को देखकर, उसके सुंदर दृष्टि को देख के, उसके रंग हो, उसके रूप हो, उसके आकार हो, उसके प्रकार हो, उस सब को देख कर हम सिर्फ यह महसूस कर सकते हैं कि वह सुंदर है। लेकिन उसको देखकर यह महसूस हम नहीं कर सकते हैं, उसको हम छीन नहीं सकते हैं, उसको हम चुरा नहीं सकते हैं। सिर्फ इसमें फीलिंग किया जाता है, महसूस किया जाता है, और उसके द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा कि यह व्यक्ति सुंदर है, यह व्यक्ति कुरूप है। तो इसके परिभाषा यही होते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकते हैं या स्थान, जिसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, यानी उसकी विशेषता, उसके कमी, उसके दशा, मतलब कि क्या किस प्रकार का दशा है उसके बारे में बताते हैं। और उसके आकार, जैसे कि उसके लंबाई के बारे में, उसके चौड़ाई के बारे में, उसकी मोटाई के बारे में हम वर्णन करते हैं। यानी कि यह नहीं है कि कोई पुरुष मोटा है, यानी राम मोटा है, राम का मोटापा जो है उसके आकार है, न कि उसकी दोष है। उसका दोष नहीं है कि वो मोटापा है, जबकि उसका क्या है मोटापा, उसका आकार है। तो हम याद रखेंगे आकार उसी को कहते हैं जिसके बारे में उसकी बनावट, उसकी रचना के बारे में बताया जाता है, उसकी कैसी बनावट उसकी शरीर का या उस वस्तु का। इन सभी के बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु स्थान का। जातिवाचक में किसी शब्द के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक में जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के पूरे समूह यानी उसके समुदाय का बोध कराता है। उसके बाद मैंने बताया था द्रववाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी वस्तु या पदार्थ धातु के नापने या तौलने का बोध कराया जा सकता है, लेकिन उसमें गिना नहीं जा सकता है। भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम सिर्फ अपनी भावनाओं के द्वारा, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान के गुण यानी उसके क्वालिटी को, उसके गुण को, उसके दोष को, उसके दशा को, उसके आकार को, उसके प्रकार को हम जानते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जबकि उसको चुराया नहीं जा सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने पसंद